वन आरती गुरुकुल में स्वागत है आपका। और कहानियों की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे चीफ की दावत। भीष्म साहनी का लिखा हुआ ये जो कहानी है ये बहुत बुजुर्ग है, उनकी समस्याओं पर चर्चा हुई है। लेकिन ये सिर्फ जनरेशन गैप की कहानी नहीं है, बल्कि उस समय के समाज में जो एक मूल्यहीनता आ गई थी, उपेक्षा का भाव जो बुजुर्गों के प्रति लोगों के मन में, आधुनिक समाज के मन में, आधुनिक युवकों के मन में बुजुर्गों के प्रति जो उपेक्षा का भाव था, उस पर भीष्म साहनी ने ये कहानी लिखी है। कि किस तरह जो एक उच्च वर्गीय समाज था, या फिर मध्यम वर्गीय, जो उच्च मध्यम वर्गीय समाज था, वो क्या कर रहा था कि अपने बुजुर्गों को एक वस्तु के समान मतलब समझ रहा था। उसकी उपयोगिता जो है वो ना के बराबर थी। यदि ज़रूरत है तो उसको उपयोग में लाते हैं, नहीं तो वो वस्तु के समान घर में पड़ी रहती है। तो इस तरह से इसमें बुजुर्गों को दिखलाया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कहानी चीफ की दावत, लेखक हैं भीष्म साहनी। चीफ की दावत जो कहानी है, ये पहला पाठ कहानी संग्रह से लिया गया है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा कि कहानी संग्रह क्या क्या नाम है? पहला पाठ। पहला पाठ कहानी संग्रह से लिया गया है और ये पहला पाठ कहानी संग्रह प्रकाशित हुई है 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में इसमें 15 कहानियां संग्रहित हैं। तो ये सब जो नंबर है, 1957 ईस्वी, पहला पाठ और ये कहानियों की संख्या, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न आते हैं। यह साहनी जी का दूसरा कहानी संग्रह है। पहला पहला कहानी संग्रह है भाग्य रेखा। ये भीष्म साहनी का जो पहला कहानी संग्रह का नाम है भाग्य रेखा, और ये दूसरा कहानी संग्रह है जो जिसका नाम है पहला पाठ। अब कहानी की जो मुख्य इसमें केंद्र बिंदु है, वो है सामनाथ। नायक है सामनाथ। ये मध्य वर्ग का खोखलापन और उसकी मूल्यहीनता की ओर संकेत किया गया है इस कहानी में। कहानी का नायक सामनाथ है, जिसके चीफ उसके घर डिनर पर आने वाले हैं। इस दौरान वह अपनी बूढ़ी माँ को बाधा समझता है और उसे छिपाना चाहता है। मतलब एक वस्तु की भांति कि अभी बूढ़ी माँ जो है वो उसके खूबसूरत घर पे एक धब्बे की तरह वो महसूस करता है, तो उसको वो छिपाना चाहता है। जैसे कि अन्य खराब वस्तुओं को छिपा दिया जाता है मेहमान के आने से पहले, तो उसी तरह वो अपनी माँ को भी एक वस्तु के समान समझकर छिपाना चाहता है। परंतु माँ से ही काम बनता देखकर उसकी खुशामद करने लगता है, और अंत में ऐसा होता है कि माँ से ही जब उसको लगता है कि माँ के काम से ही मुझे तरक्की मिलेगी, तो फिर वो उसकी खुशामद भी करने लगता है। यानी कि जो मनुष्य है उसकी उपयोगिता के आधार पर ही उसका सम्मान यहाँ पे तय होता है। एक प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी भी मतलब इसी तरह की कहानी है। तो लेकिन उसमें ये है कि दावत उसमें भी है, लेकिन उसमें एक सुखद अंत होता है। हृदय परिवर्तन उसमें दिखाया गया है, जो कि प्रेमचंद का एक तरीका था करने का, कहानी लिखने का। वो ज्यादातर कहानियों में सुखद अंत दिखलाया करते थे। लेकिन जो भीष्म साहनी है वो यथार्थवादी लेखक है, तो उनकी कहानियों में यथार्थ ज्यादा होता है बजाय आदर्शवाद के। तो इस तरह से इसमें एक कंपेयर मैंने किया है, कि इस तरह से यहाँ पे एक दावत है, वहां पर भी दावत है। बूढ़ी का की कहानी अगर आपको समय मिले तो आप जरूर पढ़िएगा। तो बूढ़ी का की कहानी के बारे में जो है उसमें भी ऐसा ही होता है। उसमें भी एक विवाह रहता है, लेकिन वहां पे ऐसा होता है कि जानबूझ करके लोगों ने उसे उपेक्षित नहीं किया है, बल्कि विवाह के काम धंधे में उलझकर वो लोग पूरी तरह से उसे भूल गए हैं। तो बूढ़ी काकी की कहानी में क्या होता है कि बेटे का हृदय तो नहीं बदलता है, किंतु यहाँ सारे अपमान के बावजूद माँ का हृदय जो है वो बेटे के लिए असीम ममता से भरा रहता है, और यही इस कहानी का सार तत्व है। यहाँ पे एक कंपेयर किया गया है बूढ़ी काकी की कहानी, जो कि प्रेमचंद की लिखी गई है, और भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत से। दोनों में ही एक दावत का जिक्र है, और एक बुजुर्ग की उपेक्षा दोनों कहानियों में मुख्य रूप से कहानी का जो कथा सार है, कि बुजुर्ग की उपेक्षा की जाती है। लेकिन बूढ़ी काकी कहानी में क्या होता है कि उसमें
बेटे और बहू का हृदय परिवर्तन हो जाता है, लेकिन माँ जो है वो नहीं बदलती है। और इसमें जो चीफ की दावत कहानी है, इसमें माँ जब देखती है कि मेरे फुलकारी बनाने से मेरे बेटे की तरक्की होगी, तो वो अपनी आँख सही ना होने के बावजूद भी फुलकारी बनाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन बेटे और बहू का हृदय परिवर्तन नहीं दिखलाया गया है इस कहानी में। तो ये इस कहानी में यथार्थवाद का ज़िक्र है, इसलिए इसमें ऐसा नहीं दिखाया गया है। अब आते हैं कहानी के मुख्य पात्र पर। कौन-कौन है कहानी के मुख्य पात्र? देखते हैं। सबसे पहले है सामनाथ, जो कि मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा व्यक्ति है, जिनकी जीवन शैली में दिखावा बहुत ज्यादा है। पदोन्नति पाने के लिए चीफ को प्रसन्न करना चाहता है। बूढ़ी माँ को फालतू वस्तु समझता है और उसी में अपना स्वार्थ सिद्ध भी करता है। दूसरा मुख्य पात्र है बूढ़ी माँ है, जो निरक्षर विधवा माँ है और जिसके पास भारतीय माता का विराट हृदय है, जो पारंपरिक भारतीय माँ होती है उसी तरह का इसमें दिखलाया गया है। पुरानी पीढ़ी का प्रतीक है और अपने ही घर में दोयम दर्जे की चीज बनकर रह जाती है। खड़ाऊं पहनती है और बीमारी की वजह से खर्राटे लेती है, जिससे आधुनिक पीढ़ी के सामनाथ को चिढ़ है। चीप से मिलने पर सकुचाती है ताकि उसका बेटा बुरा ना माने। बेटे की तरक्की के लिए कमजोर आंखें होने के बावजूद खुशी खुशी फुलकारी बनाने को तैयार हो जाती है। फुलकारी क्या होता है? पंजाब के गाँव की दस्तकारी का एक सुंदर रूप है। चीफ जो है एक मुख्य पात्र में चीफ भी आते हैं। ये सामनाथ के बॉस हैं, जिनकी वह खुशामद करता है। संश्रांत परंतु सहज सामनाथ की बूढ़ी माँ से प्यार मिलता है। और ये चीफ जो है वो कहाँ से आए रहते हैं, ये भी आप जरूर याद कर लीजिएगा। अमेरिका से आए रहते हैं ये चीफ। चीफ कहते हैं कि उनको जो है गांव और गांव के लोग बहुत पसंद है और इसीलिए वो सामनाथ की माँ को क्या कहते हैं, गीत सुनाने के लिए कहते हैं उनको। तो सामनाथ भी अपनी माँ से कहता है कि कुछ टप्पे सुना दो। एक और मुख्य पात्र है सामनाथ की पत्नी। सामनाथ की पत्नी भी वैसे ही है, इसमें भी दिखावटीपन का बोध है। पति की तरक्की के लिए खुशामदी में शामिल है। चीफ की पत्नी और अन्य देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र थी। मतलब चीफ की पत्नी जो थी वो अपने ही जो अपने देश की स्त्रियां थी उसमें वो एक विशेष स्थान रखती थी। अब देखते हैं इस कहानी की विशेषता क्या क्या है। सबसे पहले है कि बूढ़ी माँ स्वयं को अपमानित महसूस करती है, परंतु पुत्र की खुशी के लिए जैसा वह कहता है करती है। देसी स्त्रियां उन पर खूब हंसती हैं। आधुनिक परिवारों में वृद्धों की किस प्रकार उपेक्षा होती है, वह इस कहानी के केंद्र में है। आधुनिक दिखने की चाह में मध्यम वर्गीय व्यक्ति किस तरह प्रदर्शन प्रिय हो गया है, यानी दिखावा पसंद हो गया है, वही इस कहानी में दर्शाया गया है। चीफ की दावत कहानी पारिवारिक जीवन मूल्यों के विघटन को भी प्रदर्शित करता है। माँ का विशाल हृदय स्पर्शी ममत्व भी कहानी में स्पष्ट दिखता है। इसमें न सिर्फ पारिवारिक मूल्यों के विघटन को दिखलाया गया है, बल्कि इसमें माँ के हृदय को दिखलाया गया है कि किस तरह बेटा चाहे कितना भी उपेक्षा क्यों ना करे, लेकिन माँ जहाँ भी देखती है कि मेरे बेटे की तरक्की होनी है, तो वहां पे वो अपने सारे परेशानियां दुख सब भूल जाती है। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ जो हैं उसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ये पंक्तियाँ एग्जाम में ज़रूर आती हैं और इस तरह के जो है ये पूछे जाते हैं कि ये किस कहानी से ली गई है, या फिर इसके ये किसने किससे कहा है। तो ये सब आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है और इसको देख लीजिएगा। घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंग के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी, तो अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने ये खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। ये पंक्ति जो है वो एक बार यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने ये खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। ये किसने किससे कहा? तो ये किससे कहता है? सामनाथ जो है वो अपनी पत्नी से कहता है। सामनाथ कहता है अपनी पत्नी से। सामनाथ अपनी पत्नी से कहता है। तो ये
इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा आप। और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, ना ही वह खड़ाऊँ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊँ उठाकर मैं बाहर फेंक दूँगा। ये उसकी माँ खड़ाऊँ पहनकर चलती है, तो वो अपनी माँ को इस तरह से कह रहा है कि खड़ाऊँ पहन कर के बाहर मत आना। 7 बजते-बजते माँ का दिल धक-धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वो क्या जवाब देंगी? अंग्रेज़ को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी। यह तो अमेरिकी है, ना मालूम क्या पूछे। मैं क्या कहूँगी? माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी? चुपचाप कुर्सी पर टाँगें लटकाए वहीं बैठी रही। सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो, ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। मतलब उसका किसी भी चीज़ में वो मतलब इस तरह से अपने ही इज़्ज़त पे लेकर के आ जाते हैं बेटे। अगर माँ बाहर भी जाना चाहती है, उस समय नहीं उपस्थित रहना चाहती है, तो वो भी उसको गँवारा नहीं है, क्योंकि उसे दिखावा करना है कि वो माँ की बहुत सेवा करता है, लेकिन फिर भी उसे एक वस्तु की तरह छुपाना भी है, अपने से जो अपने अधिकारी आ रहे हैं या जो उसके बॉस है, तो उनसे छुपाना भी है, चीफ जो है। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। मतलब माँ हरिद्वार भेजने को कहती है, तो वो भी राजी नहीं होता है। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं, तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ कह रही है कि उसकी आंखें ठीक नहीं है। माँ, तुम मुझे धोखा देके यूं चली जाओगी तो मेरा बनता काम बिगाड़ोगी, जानती नहीं? साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा बना दूंगी। ये माँ का कहना है। और ये कहानी की अंतिम पंक्ति भी है कि जैसे ही माँ सुनती है कि बेटे को तरक्की मिलेगी फुलकारी देने से, तो वो तैयार हो जाती है फुलकारी बनाने के लिए। भले ही उसकी आंखें जो है वो खराब हो चुकी हैं, वो फुलकारी बनाने में सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी वो तैयार हो जाती है कि जैसा भी बनेगा मैं बना दूंगी। तो ये कहानी का मतलब मैंने आपको सारांश भी बता दिया, और कुछ मुख्य पंक्तियां थी उसको भी बता दिया। अब हम चलेंगे एक एआई के द्वारा बनाया गया एक ऐसा नोट्स जो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम के टाइम में। अगर टू द पॉइंट मतलब चीज़ें जानना है और क्विक रिवीजन करना है, तो उसके लिए वो नोट बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं। चीफ की दावत कहानी है ये। मध्यवर्गीय जीवन का खोखलापन और पारिवारिक विघटन दिखाया गया है। अब इस देखते हैं इस पे प्रकाशन वर्ष। प्रकाशन वर्ष इसका 1956 है। पहला पाठ कहानी संग्रह में संकलित है, और पहला पाठ कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष 1957 है। इसकी शैली जो है वो व्यंग्यात्मक और यथार्थवादी है। कहानी का प्रवेश कैसा है? शहरी मध्यम वर्गीय परिवार और पंजाबी संस्कृति है, क्योंकि इसमें फुलकारी और टप्पे गाने के का वर्णन किया गया है, तो इससे ये पता चलता है कि ये पंजाबी संस्कृति है इस कहानी के परिवेश में। तो ये सब चीज़ें बहुत ही उपयोगी है, इम्पोर्टेंट है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और मैंने इसको टेलीग्राम पर भी मैं भेज दूंगी, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। दोनों पीडीएफ जो एआई के द्वारा बनाया गया है और जो मैंने खुद बनाया है, वो दोनों पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिए हैं तो फिर इसको शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। आगे देखते हैं। मुख्य पात्र जो है ये सामनाथ है। मुख्य पात्र कहानी का मुख्य पात्र है और अपनी तरक्की के लिए कुछ भी करने को तैयार है, ये अवसरवादी है। सामनाथ की पत्नी क्या क्या है? हर मतलब दिखावटी चाल में शामिल है, आधुनिकता के अंधी दौर में शामिल है, बूढ़ी माँ है, अनपढ़ है,
पुरानी परंपरा की प्रतीक है, अपने ही घर में दोयम दर्जे की नागरिक बन के रह जाती है। विदेशी बॉस हैं, विदेशी कहाँ के हैं ये भी आपको ज़रूर याद रखना है, अमेरिका के हैं ये। ये बार-बार मैं आपको रिपीट करवा रही हूँ क्योंकि ये प्रश्न जो है वो पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में कि बॉस कहाँ के रहते, चीफ की दावत में जो चीफ है वो कहाँ से आते हैं, अमेरिका से आते हैं। और इनके आने से पहले से ही कहानी में मतलब तनाव होता रहता है और बाद में भी कहानी में तनाव पैदा होता है। सामनाथ का चरित्र दर्शाया गया है इसमें, जो अपनी ही माँ को फालतू सामान समझता है। ये पैसे के लिए क्या है कि अपनी मतलब भावनाएँ भूल चुका है, जो अ, पुत्र होने की जो भावनाएँ होती है, जो फ़र्ज़ होता है, वो भूल चुका है। प्रमोशन के लिए अंधी लालसा में है। विदेशी सभ्यता की भौंडी नकल और दिखावा करता है। संवेदनहीनता इतनी है कि माँ के गहने बेचकर पढ़ाई की, लेकिन अब उसकी माँ पर मतलब माँ ने अपने गहने बेच दिए, लेकिन अगर माँ वही बात जब दोहराती है कि मैंने अपने सारे गहने तुम्हारी पढ़ाई में बेच दिए, तो वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता और उसके लिए माँ को ही बोलता है कि बार-बार ये बात याद दिलाने की क्या ज़रूरत है कि गहने बेचकर तुमने मुझे पढ़ाया है। माँ का चरित्र कैसा है? माँ का चरित्र जो है वो वात्सल्य और त्याग का है, जो कि एक भारतीय नारी का होता है जिस तरह से। बेटे की तरक्की के लिए अपना हर अपमान सहने को तैयार है। बीमारी के कारण खर्राटे लेती जिससे बेटे को चिढ़ है। बेटे की खुशी के लिए अपनी इच्छा मतलब हरिद्वार जाने की बात को भी दबा लेती है और कहती है कि वो फुलकारी ज़रूर बनाएगी। कहानी का जो सारांश है वो बताया गया है, दिखावे की तैयारी से घर में चीफ के दावत का आयोजन हो जा रहा है, फालतू सामान छिपाया जा रहा है। मुख्य समस्या क्या है? सामनाथ के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि माँ का क्या होगा? माँ का वस्तु के रूप में उपयोग किया जाता है। माँ को कुर्सी पर बिठाने और सफ़ेद कपड़े पहनने की, खर्राटे लेने की हिदायत दी जाती है। पार्टी के बीच में चीफ का अचानक माँ के सामने आ जाना, माँ का घबराना और देसी अफ़सरों की पत्नियों का उन पर हँसना। देसी अफ़सर मतलब जो भी जब चीफ आते हैं तो ये सामनाथ की जो पत्नी होती है वो अपनी सहेलियों को भी बुला ली रहती है जो कि खुद ही अफ़सर की पत्नियाँ होती हैं। तो वो सब जो है वो देख कर के हँस देती हैं सामनाथ की माँ को। लेकिन चीफ जो है वो नहीं हँसते हैं, वो अच्छा महसूस करते हैं क्योंकि वो कह चुके हैं कि उन्हें गाँव और गाँव के लोग बहुत पसंद हैं। तो वो माँ से हाथ मिलाते हैं और सम्मान से उनका हाल-चाल भी पूछते हैं। चीफ का गाँव के गीत सुनने की जिद करना और माँ का टूटी आवाज़ में गाना गाना। और यहाँ पे माँ कौन-सा गाना गाती है वो भी आप याद रखिएगा, कहानी में कुछ गीत हैं जिसको याद रखना ज़रूरी है। स्वार्थ का पर्दाफ़ाश होता है, इसमें फूलकारी प्रसंग जहाँ आता है कि जहाँ दावत के बाद माँ रोते हुए हरिद्वार जाने की जब बात करती है क्योंकि माँ जो आहत हो जाती है जब देसी स्त्रियाँ उस पे हँस देती हैं, जो सामनाथ की पत्नी की सहेलियाँ होती हैं, वो हँस देती हैं, तो वो माँ आहत हो जाती है और कहती है कि मैं हरिद्वार जाना चाहती हूँ। लेकिन सामनाथ उस समय भी वो गुस्से में ही कहते हैं कि तुम अगर चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? मतलब इतना होने के बाद भी वो माँ का कोई भी एहसान नहीं लेना चाह रहे, माँ के त्याग और उसको फ़र्ज़ को वो एहसान नहीं समझते हैं किसी भी तरह का, बल्कि उसे मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि वो खुद माँ से काम करवा के माँ के ऊपर ही एहसान कर रहे हो, इस तरह से कहानी में दिखाया गया है। चीफ को पंजाब की फुलकारी पसंद आती है। सामनाथ जो है वो माँ से नई फुलकारी बनवाने का वादा करता है। इसमें यही से दिखाया गया है कि ये वृद्धावस्था विमर्श पर आधारित कहानी है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कहानी में जो मुख्य बातें दिखाई गई है कि एक तो है कि आधुनिक समाज में क्या होता है, बुजुर्गों को फालतू समझा जा रहा है। लोगों के ऊपर जो अंग्रेजी परिवारों का इस तरह से मतलब पश्चिमी सभ्यता का अंधा अनुकरण करते हुए वो लोग जो है जो अपने घर के बुजुर्ग हैं उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, उन्हें उपेक्षित रूप में देख रहे हैं। तो ये एक कहानी का पहला है। और दूसरा कि व्यक्ति की इज़्ज़त उसकी उपयोगिता से तय होती है। मतलब यहाँ पर लोगों के मन में कि अगर व्यक्ति किसी काम को करने लायक है या घर में किसी चीज़ के लिए उपयोग में आने लायक है तो ठीक है, वरना वो किसी काम का नहीं है और बुजुर्ग को इसी तरह से समझा जा रहा है इस कहानी में। व्यवसायीकरण, रिश्तों का व्यवसायीकरण और सौदेबाजी। पीढ़ीगत अंतराल, जनरेशन गैप तो एक समस्या है ही, लेकिन उसके साथ-साथ क्या है मानवीय मूल्यों का पतन और
सांस्कृतिक अलगाव भी एक बड़ी समस्या दिखाया गया है इसमें। मध्यवर्गीय खोखलापन और अवसरवादिता। अवसरवादिता तो इसमें बहुत ज्यादा है। और कौन है सबसे बड़ा अवसरवादी इसमें? सामनाथ। दिखावटी शान शौकत के लिए अपनों का अपमान करता है। पैसे की लालसा में संवेदनाओं की मृत्यु। सामनाथ का दोहरा चरित्र है। बॉस के सामने आज्ञाकारी बनता है, लेकिन माँ के सामने तानाशाह बनता है। आधुनिकता के नाम पर सांस्कृतिक जड़ों से कटता जा रहा है। वो संस्कृति जो है उसे एक पुरातन पंथी लगता है, गंवार समझता है वो। अब इसे जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसमें से देखिए, ये सब है। चूड़ियां कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। ये माँ का कथन है। सामनाथ का कथन है, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधे कह दो ना कि नहीं है जेवर बस। मतलब सामनाथ को इस बात को सुनने में भी, इस बात को मतलब वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा है कि माँ ने गहने बेचकर उसे पढ़ाए हैं। तब मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। ये भी माँ का कथन है। क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा, ये भी माँ का कथन है। माँ आशा और ममता से भरकर अपने बेटे से पूछती है। कहानी की शिल्प और भाषा का जहाँ तक बात किया जाए तो कहानी में क्या है, ये सरल सहज उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का यथार्थवादी प्रयोग है। अब चूंकि अमेरिका से चीफ आए हैं तो और ये अंधानुकरण करते हैं पश्चिमी सभ्यता का, तो यहाँ पे अंग्रेजी भाषा का अच्छा खासा प्रयोग किया गया है। व्यंग्यात्मक और प्रतीकात्मक दोनों शैली में यहाँ पे लिखा गया है। संवाद जो है वो बहुत ही चुभने वाले और पात्रों की मानसिकता को उजागर करने वाले हैं। यहाँ फूलकारी केवल कपड़ा नहीं है, बल्कि माँ के शोषण और स्वार्थ का प्रतीक है। मतलब किस तरह से आंखें सही ना होते हुए भी वो माँ के ऊपर यह दबाव बनाता है कि फुलकारी बनाए माँ उसके लिए। भीष्म साहनी ने देखिए बहुत ही कम शब्दों में मध्य वर्ग के चेहरे से नकाब उतारा है। भाषा का चुनाव पात्रों की क्लास को दिखाता है। यह कहानी एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या बन चुकी है। और ये कहानी भले ही 1956 में लिखी गई है, लेकिन ये आज भी रिलेट करते हैं हम इससे। अगर हम अपने आसपास देखें तो आज भी हम देखेंगे कि जनरेशन गैप आज भी है और लोग बुजुर्गों की उपेक्षा आज भी कर रहे हैं बहुत हद तक। तो इसीलिए हम ये कह सकते उस समय जब ये कहानी ग्लोबल इशू बन चुकी तो आज भी वही समस्या है। चीफ की दावत जो कहानी है ये एक चेतावनी है कि भौतिक प्रगति में हम अपनी जड़ें खो रहे हैं। मानवीय संवेदनाओं का संरक्षण ही सफलता की सीढ़ी है। ये इस कहानी में दर्शाया गया है। लेकिन इस कहानी के माध्यम से लेखक ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन कहानी में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है। कहानी में सिर्फ यथार्थवाद दिखाया गया है, जो कहानी में है बस उतना ही दिखलाया गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।